नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे उन खबरों की जो सीधे सीधे आपसे, हमसे, देश से सरोकार रखती है। और जब देश की बात आती है तो देश की सुरक्षा को किस तरीके से सेंध लगा रहे हैं आतंकी संगठन, उससे जुड़ी हुई एक खबर के साथ शुरुआत करते हैं। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद हिंदुस्तान के खिलाफ खतरनाक साजिश रच रहा है। इसके लिए वो खूंखार आतंकी संगठन ISIS यानी इस्लामिक स्टेट से हाथ मिला चुका है। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो IS के साथ मिलकर भारत में वो हमले करा सकता है। आतंक की दुनिया का खौफनाक चेहरा ISIS अब भारत में अपना पैर जमाने की फिराक में है। और इसके लिए वो भारत को दहलाने की चाह रखने वाला पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा से हाथ मिला सकता है। ISIS को अपने आतंकी नेटवर्क से जोड़ने के लिए हाफिज सईद का दूसरा संगठन सीरिया में सक्रिय है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हाफिज का संगठन फलाह-ए-इंसानियत सीरिया में मानवीय सहायता के काम में जुटा है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि मदद के बहाने हाफिज सीरिया में सक्रिय ISIS के आतंकियों से संपर्क कायम कर उसे मजबूत कर रहा है। फलाह-ए-इंसानियत की आड़ लेकर हाफिज लश्कर तैयबा का आतंकी नेटवर्क चलाता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हाफिज ISIS की मदद से भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। आपको बता दें, भारतीय फौज की आक्रामक पलटवार ने लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को कमजोर कर दिया है। ऐसे में हाफिज भारत को दहलाने के लिए ISIS से मदद मांग रहा है। सुदर्शन न्यूज के लिए श्वेता चंदन की रिपोर्ट। वैसे आपको याद हो कि कुछ दिन पहले एक खबर और आई थी कि भारत को दहलाने के लिए ये आतंकी संगठन केवल IS के साथ नहीं मिल रहे हैं, बल्कि लश्कर और जैश और तमाम आतंकवादी संगठनों ने भी आपस में हाथ मिला लिया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ISIS किस तरह से पाकिस्तान में पैर पसार रहा है और हाफिज जैसे आतंकी इसके रहनुमा बने हैं। तो आतंकी संगठन ISIS अब धीरे धीरे पाकिस्तान में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। ये संगठन उज़्बेक आतंकवादियों की भर्ती कर रहा है। वहीं पाकिस्तानी संगठनों का IS के साथ मिलकर आतंकी हमले करना संकेत दे रहा है कि IS किस तरह पाकिस्तान में घुस रहा है या यूं कहें घुस चुका है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में IS ने अपना नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन रखा है। ये नाम इस इलाके का प्राचीन भौगोलिक नाम रहा है। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन ने अपना अड्डा अफगानिस्तान के नंगरहार में बनाया हुआ है। उसने ISIS के प्रति अपनी निष्ठा भी जताई है। वहीं अफगानिस्तान में लड़ रहे ज्यादातर ISIS लड़ाके पाकिस्तानी नागरिक हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान के असंतुष्ट लड़ाके भी विदेशी लड़ाकों के साथ मिल गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए स्थानीय आतंकवादियों तक पहुंच बना रहा है IS। भारत में अपना जाल फैलाने के लिए IS गरीब मुसलमानों की भर्ती कर रहा है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में रहने वाले गरीब मुसलमानों की भर्ती कर रहा है IS। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 23 भारतीय नौजवान IS से जुड़ चुके हैं। अब तक 80 लड़कों ने IS में शामिल होने के लिए देश छोड़ा है। तो ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। सीरिया से
भले ही आईएस का खात्मा हो रहा हो, तमाम तरीके से अलेप्पो से आईएस को खदेड़ कर भगा दिया जा रहा हो, लेकिन आईएस अब अपना नया अड्डा पाकिस्तान की ओर तलाश रहा है। पाकिस्तान उसका नया अड्डा बन चुका है और पाकिस्तान की सरजमी में हमेशा की तरह से आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से आईएस जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन को भी अपनी सरपरस्ती में पलने पोसने का मौका दे रहा है। और सूत्रों के मुताबिक से ये खबर आ रही है कि आईएस और लश्कर यानी हाफिज सईद और बगदादी दोनों मिलकर भारत को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट साफ तौर से ये कहती है कि ये संगठन भारत में मौजूद गरीब मुसलमानों को, युवाओं को अपने संगठन में भर्ती करने की पूरी तैयारी कर रहा है। 23 युवा इसमें शामिल भी हो चुके हैं, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के युवा शामिल हैं। अब तक 80 लड़के आईएस में भर्ती होने के लिए देश छोड़ चुके हैं। ये बड़े खतरे की घंटी है, जिसे भांपकर इनका सफाया करना, समय से पहले इनका सफाया करना बेहद जरूरी है। आपको याद होगा कि भारत को दहलाने के लिए पहले ही 3 बड़े आतंकवादी संगठन लश्कर, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीनों ने ही आपस में हाथ मिला लिया है और अब आईएस जैसे खूंखार संगठन को पनाह देना, अपने संगठन में शामिल करना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती। और पाकिस्तान में जिस जगह पर खास तौर से आईएस को पनाह दी जा रही है। चलिए, बीडी मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। बीडी मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिश्रा जी हमारे इस कार्यक्रम में। और ये खबर बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ली जानी चाहिए, क्योंकि एक तरफ सीरिया से, अलेप्पो से हम आईएस को खदेड़ता हुआ देख रहे हैं, तमाम तरीके से वहां से आईएस को भगाया जा रहा है, और अब वही आईएस अपना नया अड्डा पाकिस्तान में बना रहा है और हाफिज सईद की सरपरस्ती में बना रहा है। ये एक्सपेक्टेड है। हाफिज सईद और पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की पूरी जो प्रशासन की व्यवस्था है, हिंदुस्तान को क्षति पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका एजेंडा ये एक इस्लामिक मिलिटेंसी का है, और इसको वो खास तौर से इंडिया के, जिनको काफिर कहते हैं, उनके खिलाफ है। तो ये एक्सपेक्टेड था और ये मालूम था कि अगर आईएस वहां से भागेगी तो उसका अगला ठिकाना पाकिस्तान होगा, और वही हो रहा है। और सर, यहाँ पर बहुत खास बात है, आईएस अपना नाम बदल रहा है। यहाँ पर इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन नाम दिया जा रहा है इस संगठन को। वो तो ये लोग करेंगे, क्योंकि पूरे विश्व को पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत पीसफुल कंट्री है, इस्लाम बहुत पीसफुल है, और उनकी पॉलिसी भारत से पीस रखने की है। ये तो ये लोग करते हैं, ये तो इनकी एक साजिश है। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान, वहाँ के प्रशासक, वहाँ की आर्मी, वहाँ की आईएसआई और वहाँ के मुल्ला और ये जितने आतंकवादी नेता हैं जिनको सरकार से शह मिलती है, ये हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी प्रयास करेंगे। सर, पाकिस्तान सरपरस्ती देता है आईएस को, ये तो जग जाहिर है कि वहाँ तो आतंकवादियों को और आतंकवाद को पाला पोसा जाता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हमने देखा कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला, जम्मू कश्मीर, तमाम जगहों से लड़के आईएस में जाकर शामिल हुए हैं। हम आए दिन देखते हैं कि अभी बीते दिनों ही हैदराबाद से 8 संदिग्ध आईएस लोगों को पकड़ा गया। तो ऐसे में भारत के अंदर जो ये एक जड़ बन रही है, वो कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है इस देश के लिए? भारत के भीतर जो जितने भी आतंकवादी सेलों के स्लीपर सेल हैं और उनको प्रमोट करने वाले हैं, वो तो बहुत बड़ी चुनौती है। इसको तो भारत से खत्म करना चाहिए। और तमाम ऐसे नेता हैं जो कि ये इसको प्रमोट कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी वो इसको प्रमोट कर रहा है हैदराबाद में। यहाँ पर कन्हैया कुमार और ऐसे लोग जेएनयू प्रमोट कर रहे हैं। और फिर वहाँ पर कैलकाटा में
वहाँ की यूनिवर्सिटी में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में लोग प्रमोट कर रहे हैं। ये तो जाहिर सी बात है, इन पर शिकंजे कसे जाने चाहिए। ये लोग देश में गद्दारी का काम कर रहे हैं, देश को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं, और ये एक साजिश है जो कि पूरे भारत की 125 करोड़ जनता के खिलाफ है, और इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसको तोड़ना चाहिए। सर, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है कि जहाँ एक और आईएस को दुनिया में एक खुखार आतंकवादी संगठन के रूप में स्टैब्लिश किया जा चुका है, लोग इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं, इसकी संज्ञा दे चुके हैं। ऐसे में अगर आईएस पाकिस्तान की सरपरस्ती में आगे बढ़ता है, वहाँ पर पाला पोसा जाता है, तो क्या अब ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान को सीधे सीधे टेररिस्ट देश घोषित कर देना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को आतंकवाद का आतंकी देश तो उसी वक्त घोषित करना चाहिए था जबकि जियाउल हक ने इस्लामिक मिलिटेंसी का एक मुहिम छेड़ा, और वो मुहिम प्रमोट करते रहे। लेकिन विश्व में सभी देश वो काम नहीं करेंगे जो कि हम चाहते हैं, या अगर हमको नुकसान हो रहा है तो पूरा विश्व हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी अपने हर स्पीच में, हर विदेश की यात्रा में सबसे पहली बात यही कहते हैं कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है पूरे विश्व के लिए, और ये आतंकवाद पाकिस्तान से शुरू होके वहीं पल रहा है, वहीं पोसा जा रहा है। लेकिन पूरा विश्व इस पर इकट्ठा होगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। हालांकि ISIS के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई और रूस की कार्रवाई काफी हद तक इफेक्टिव है आज के दिन में, सीरिया में और इराक में। बहुत बहुत शुक्रिया BD मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे बीच रखने के लिए। तो ऐसे में IS और लश्कर का एक साथ मिल जाना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है ही, और साथ ही साथ अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी पाकिस्तान को एक टेररिस्ट देश घोषित करने की जो मुहिम लगातार छेड़ी जाती रही है, उस मुहिम को भी बल देने की जरूरत है। और एक छोटा सा ब्रेक इसी के साथ लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी कुछ खास खबरें बनी रहेंगी प्राइम टाइम में। और इधर बात करते हैं अब अग्नि 6 की। ओडिशा के तट पर परमाणु हथियारों से लैस होकर दुश्मन पर वार करने की क्षमता रखने वाले अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अब DRDO में काफी उत्साह है। DRDO अब अग्नि 6 की तैयारी में जुट गया है। अग्नि 6 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक साथ कई हथियारों को ले जाने के लायक होगा ये, और जिससे दुश्मन देश में भारी तबाही मचाई जा सकती है। अग्नि 6 मिसाइल दुश्मन देश के मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि धोखा देने में भी सक्षम होगा। MIRV का मतलब किसी एक मिसाइल के नए न्यूक्लियर हथियार ले जाने की क्षमता से। ये हथियार अलग अलग टारगेट को हिट करने के लिए प्रोग्राम होते हैं। भारत दुनिया की बड़ी मिसाइल शक्तियों में पहले ही शामिल है। अग्नि 6 के पूरी तरह से वजूद में आने के बाद ये ताकत और बढ़ जाएगी। अग्नि 5 के सफल होने के साथ ही अग्नि 5 मिसाइल को भारत के परमाणु बेड़े में शामिल किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। कुछ और परीक्षणों के बाद इसे स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल कर लिया जाएगा। परमाणु क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल 5500 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती है। इसकी पहुंच चीन से सुदूर उत्तरी क्षेत्रों यूरोप और अफ्रीका तक है। पाकिस्तान फिलहाल तैमूर ICBM बनाने की दिशा में अग्रसर है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान के तैमूर मिसाइल बनाने में सफल रहने पर अग्नि 5 की बराबरी की उम्मीद पाल सकता है। लेकिन तब तक भारत 8000 से 10,000 किलोमीटर की दूरी तक पार करने वाली अग्नि 6 बना चुका होगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्र विश्व की सैन्य महाशक्तियों का रणनीतिक अखाड़ा है। चीन, रूस और अमेरिका के आर्थिक सामरिक हितों की प्रतिस्पर्धा के बीच दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत के लिए
अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए सैन्य शक्ति, विशेषकर कई किस्म की मिसाइलों की तकनीक के मामले में बढ़त और आत्मनिर्भरता बनाए रखना जरूरी है। MIRV का मतलब किसी एक मिसाइल के नए न्यूक्लियर हथियार ले जाने की क्षमता से ये हथियार अलग अलग टारगेट को हिट करने के लिए प्रोग्राम होते हैं। भारत दुनिया की बड़ी मिसाइल शक्तियों से पहले ही शामिल है। अग्नि 6 के पूरी तरह से वजूद में आने के बाद ये ताकत और बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो भारत के हौसले बुलंद हैं और दुश्मन देश इस हौसले को देकर थर्रा रहा है। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्राइम टाइम में राजनीति की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। यूपी की जनता से एसपी और बीएसपी को लेकर इतना आक्रोश है कि अब जनता खुलेआम इन नेताओं को सबक सिखाने लगी है। ऐसा ही कुछ नजारा बांदा जिले में देखने को मिला, जहां बीएसपी के भाईचारा सम्मेलन में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गया चरण दिनकर पर एक शख्स ने जूता फेंक दिया। गया चरण दिनकर जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी महेश्वरी प्रजापति नाम के इस शख्स ने नेताजी पर जूता फेंका। इसके बाद बौखलाए बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जूता फेंकने वाले व्यक्ति को लात घूंसों से जमकर पीटा, जिसके बाद जूता फेंकने वाले व्यक्ति महेश्वरी प्रजापति के समर्थकों और बीएसपी कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट भी हुई। और तो और एक दूसरे पर कुर्सियां भी जमकर बरसाई गई हैं। बीएसपी कार्यकर्ताओं की पिटाई से जूता फेंकने वाले व्यक्ति का सिर फूट गया है। हालांकि नेता गया चरण दिनकर की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने जूता फेंकने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। और इधर केरल की 3 गोल्ड लोन कंपनियों के पास 2 साल पहले 195 टन सोना था। सितंबर 2016 तक ये आंकड़ा बढ़कर 263 टन हो गया। इन कंपनियों के पास कई अमीर देशों के गोल्ड रिजर्व से भी अधिक सोने का भंडार मौजूद है। मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फिनकॉर्प के पास करीब 263 टन सोना है, जो बेल्जियम, सिंगापुर, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड रिजर्व से भी अधिक है। इन 3 कंपनियों के पास देश का करीब 47% सोना मौजूद है। पूरी दुनिया में सोने की डिमांड में करीब 30% हिस्सेदारी अकेले भारत की है। तो गोल्ड लोन कंपनियों में किस तरीके से पैसा मौजूद है, दुनिया में 30% भारत की हिस्सेदारी हो, और ऐसे में गोल्ड लोन कंपनियों में देश का 47% सोना होना वाकई रोचक भी है और संशय भी पैदा करता है। 3 बड़ी गोल्ड लोन कंपनियां जिनके पास 263 टन गोल्ड पाया गया है। वहीं गुजरात के सलामी बल्लेबाज सुमित गोहेल ने ओडिशा के खिलाफ रणजी मुकाबले में 359 रनों की पारी खेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये इस साल के रणजी सीजन का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। इसके अलावा इस सीजन में गुजरात की तरफ से लगी दूसरी ट्रिपल सेंचुरी भी है। आपको बता दें कि ये दुनिया में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी भी ओपनर का बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है। यही वजह है कि अपनी इस पारी की बदौलत गोहेल ने 117 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। और इधर ट्रंप की बात करते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र संघ को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि ये संगठन अब टाइम पास की जगह बन चुका है। हालांकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने विवादित बोल के लिए जाने जाते हैं। इस दफा उनके निशाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ है। उन्होंने कहा कि हकीकत ये है कि यूएनओ मौज मस्ती का अड्डा बन चुका है। इस संगठन में लोग समय व्यतीत करने के लिए आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि 20 जनवरी को सत्ता संभालने के बाद वो इस संगठन के बारे में गंभीरता से सोचेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह संगठन अपनी उपयोगिता भूल चुका है। यहाँ लोग आते हैं, आपस में बातचीत और मस्ती करते हैं, जिसे देखकर दुख होता है। A Trump administration will massively lower taxes for our small businesses, eliminating job-killing regulations, and we will repeal and replace.
और इधर देश में भी भूचाल आया हुआ है। दरअसल भूचाल विपक्षियों के बीच में आया हुआ है। एक ओर तो नोटबंदी के फैसले पर सरकार कायम है, 3 दिन अब बाकी है। नोटबंदी की आखिरी तारीख, नोटबंदी के बाद से 500 और 1000 के नोट जमा कराने की आखिरी तारीख 30 तारीख को आ रही है और ऐसे में विपक्ष एकजुट होकर सरकार के इस फैसले का विरोध करता आया है। लेकिन शुरू से ही हमने देखा कि विपक्ष में फूट की तस्वीर सामने आई। एक बार फिर से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की अगुवाई में तमाम विपक्षियों को एक साथ आना था, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में ही विपक्ष की एकता तार तार होती हुई नजर आई। देखिए इस रिपोर्ट में। नोटबंदी पर सरकार की नाकेबंदी करने वाले विपक्ष की फजीहत कम नहीं हो रही है। उसकी एकता की कोशिशों को पलीता लगता जा रहा है। जिन 16 दलों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस सबसे बड़े खेल में गेम चेंजर की भूमिका में आने की कोशिश कर रही थी, उस खेल में उसके मोहरे ही फिसड्डी साबित हो रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस ने संयुक्त विपक्ष की एक बैठक बुलाई, लेकिन विपक्ष को लामबंद करने की कांग्रेस की ये कोशिश नाकाम रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जेडीयू, लेफ्ट और एनसीपी ने बैठक से किनारा कर लिया। इन पार्टियों ने बैठक से इसलिए किनारा किया क्योंकि बैठक की अध्यक्षता राहुल गांधी कर रहे थे। इसकी दूसरी वजह ये है कि 16 दिसंबर को राहुल गांधी ने अकेले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर ये दिखाने की कोशिश की थी कि कांग्रेस ही किसानों की मसीहा है, जिसके बाद से कई विपक्षी दलों को ये बात काफी नागवार गुजरी थी। वैसे मोदी सरकार को घेरने की विपक्ष के विखंडन की ये घटना पहली नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस के नेतृत्व को विपक्षी दलों ने नकारा है। 20 दिसंबर को कांग्रेस ने 16 विपक्षी दलों के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात का प्लान बनाया, जिसमें संसद न चल देने का ठीकरा सरकार के सर फोड़ने का प्लान था। लेकिन उसमें भी सपा, बसपा समेत 4 दलों ने कन्नी काट ली थी। और अब एक बार फिर से विपक्ष ने आधी अधूरी तैयारियों के साथ मोदी सरकार को घेरने की कवायद की, लेकिन वो असफल रही, क्योंकि पीएम को कोसने में ममता और राहुल के अलावा कोई खुलकर सामने नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सरकार धारदार है और विपक्ष तार-तार हो रहा है। सरकार के इस धारदार पर विपक्ष का और क्या कुछ वार होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। चलिए इसी के साथ प्राइम टाइम को ये खत्म कर रहे हैं, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।